दोस्तों, जीएसटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम है जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। दोस्तों, जीएसटी भी वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की तरह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये वीएटी टेक्निक पे बेस्ड है, दैट इज वैल्यू एडिड टैक्स। इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्लेम ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ नेट टैक्स। आज हम टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे कि जीएसटी में उसका क्या रोल है। इनफैक्ट दोस्तों, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का एक कारण ये भी है, देयर शुड नॉट बी एनी कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी टैक्स ऑन टैक्स। आज जब एक कार मैन्युफैक्चरर एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है तो वो एक्साइज ड्यूटी देता है। उस गाड़ी को जब दूसरे स्टेट में बेचने के लिए वो भेजता है तो उसमें इंटरस्टेट टैक्स देता है, और इंटरस्टेट सीएसटी जो लगता है उसमें एक्साइज ड्यूटी भी उस सेल प्राइस का पार्ट होती है जिसके ऊपर सीएसटी चार्ज होता है। तो इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, और कास्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन, आई डोंट से दिस इज द ओनली रीजन, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई जीएसटी इज देयर। और यही आज हमारा एक टॉपिक है। अगर हम बात करें टैक्स क्रेडिट है क्या, अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टैक्स क्रेडिट एक करंट एसेट है। जैसे कैश, बैंक, स्टॉक होता है। ऑफ कोर्स कैश और बैंक कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर सम ड्यू अंडर जीएसटी। लेकिन ये टैक्स क्रेडिट सिर्फ जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। बट ये करंट एसेट्स है, और अगर हम इसको क्लेम नहीं करते हैं, जहां हम इसके एंटाइटलमेंट है, या हम कम क्लेम करते हैं, तो हम कम से कम जो अमाउंट हमने सैंडविच में नहीं क्लेम किया उसका 70% का नुकसान करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा। लेट अस से आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास एक बिजली का बिल आया, टेलीफोन का बिल आया, और उस बिल का अमाउंट है 100 रुपये, उस पर 15 रुपये जीएसटी लगा हुआ है, तो 115 रुपये। अब अगर आपको क्रेडिट मिलना है तो आप 15 रुपये को टैक्स क्रेडिट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और 100 रुपये खर्चे में डालेंगे। और जब आप 15 रुपये को क्रेडिट करेंगे और आपकी लायबिलिटी है 200 रुपये, तो आप 15 रुपये का क्रेडिट लेके 185 रुपये की सरकार को पेमेंट करेंगे। बट अगर आपने उस 15 रुपये को टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की बजाय खर्चे में डाल दिया, तो while computing your income tax liability, you will get a deduction of 115 rupees. Whereas once you claim the credit, you will get a deduction of 100 rupees. Meaning thereby, when tax credit is not being claimed and charged to the profit and loss account, then your tax liability to the extent of 30% or 15 rupees will get saved. So meaning thereby, अगर आप क्रेडिट क्लेम करते हैं तो आपको पूरे 15 रुपये का फायदा होता है, और अगर आप क्रेडिट क्लेम नहीं करते हैं तो आपको 15 रुपये में 30% के हिसाब से 4.5 रुपये इनकम टैक्स होता है। तो इसका मतलब है मिनिमम आपको 70% ऑफ द अमाउंट विच यू फेल टू क्लेम इज योर लॉस। तो मेरा ये मानना है कि टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम वर्ड मैंने कॉन्शियसली यूज़ किया और जान के यूज़ किया है, क्योंकि देयर मे बी ए सिचुएशन जहाँ आपकी इनकम एग्जम्प्टेड है, उस पर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, आप कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जहाँ एग्जम्पशन मिली हो, या आपकी इनकम 30% के दायरे पे नहीं आती, आप लोअर स्लैब में आते हैं, या आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं और जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो या आप क्रेडिट ऑफ ड्यूटी कैपिटल गुड्स पे क्लेम कर रहे हैं जिस पे आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो इन सब सिचुएशन में लॉस 100% तक जा सकता है। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया मिनिमम। दैट मीन्स अगर हम टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम करते हैं और जिसके लिए हमारी एंटाइटलमेंट है, उसका मिनिमम 70% हम अपना क्लाइंट का या अपना नुकसान करते हैं। इस बात से इस टैक्स क्रेडिट की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। यही नहीं, जब आपकी कोई डिमांड निकलती है और उसमें टैक्स क्रेडिट होता है, तो फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आफ्टर टैक्स क्रेडिट लोअर अमाउंट पे देनी होती है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टैक्स क्रेडिट, इसका आपने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब दोस्तों, इसको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम इनोवेटिव हुए होके और कहीं ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं तो उसके कितने लॉसेज हैं, उसके कितने नुकसान भी हैं।
उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर मैंने कोई क्रेडिट क्लेम कर लिया जिसके लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं था, तो मुझे वो अमाउंट विद इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कई बार अबेटमेंट या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट मिलता है, उसमें कंडीशन होती है कि आपको टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं करना, और अगर आपने उसको क्लेम कर लिया और उसकी वजह से सरकार ने आपको उस अबेटमेंट या स्पेशल रेट का टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया, तो इसका नुकसान बहुत भारी हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रांसपोर्टर है, उसका टर्नओवर है 40 करोड़, उसको टैक्स जमा कराना है आफ्टर टेकिंग अबेटमेंट ऑफ 75% इन सर्विस टैक्स प्रेजेंटली एंड मे बी द सेम प्रोपोजिशन में कंटिन्यू इन जीएसटी ऑल्सो। तो उसको 3% पे 1 करोड़ 20 लाख जमा कराने हैं। अगर उसने गलती से 5 लाख का क्रेडिट ले लिया और सरकार ने बजाय 5 लाख रुपए की डिमांड करने के आपको ये कह दिया कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अबेटमेंट, तो आपकी डिमांड 40 करोड़ रुपए पे 12% के हिसाब से 4 करोड़ 80 लाख हो सकती है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख का अगर आपको क्रेडिट मिलना है, जो भी अमाउंट का आपको क्रेडिट मिलना है वो दे के बाकी टैक्स आपसे मांगा जा सकता है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो अब हम ये समझ गए कि टैक्स क्रेडिट एक दो धारी तलवार है। अगर हम उसको प्रॉपरली क्लेम नहीं करते हैं तो मिनिमम 70% उसका नुकसान करते हैं, और अगर हम ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो वापस करना पड़ता है, और कई बार बेनिफिट ऑफ अबेटमेंट या एग्जम्पशन का भी बेनिफिट नहीं मिल सकता। इस बात को समझने के बाद अब हमें ये समझ में आ गया कि टैक्स क्रेडिट को जहां हमारी एंटाइटलमेंट है वहां हमें क्लेम करना ही चाहिए, और करने का एक कारण भी है कि अगर मैं टैक्स क्रेडिट को नहीं क्लेम करता हूं तो 70% लॉस की बात छोड़िए, इन एनी केस माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल गो अप एंड आई मे नॉट बी एबल टू कम्पीट विद माय क्रेडिटर्स। सो विद दिस बैकग्राउंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रूल इन जीएसटी। अगर हम जीएसटी में टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो जीएसटी में सेक्शन 16 से 21 तक चैप्टर 5 में इन प्रोविजंस को कहा गया है, और ये प्रोविजंस अब हम एक के बाद एक डील करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्शन 16 पे आता हूँ, जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की, जो कहता है कि अगर आपको टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन ये है कि जो आदमी टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है उसके पास प्रॉपर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो क्या है प्रॉपर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट? अगर हम एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें तो हम जब सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए विच हैज बीन इशूड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम वैट की बात करते हैं तो हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए इशूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। और जब हम एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं तो हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट गुड्स। इसी तरह से अब जीएसटी में जीएसटी का जो सप्लायर है उसका इनवॉइस मेरे पास होना चाहिए। और जीएसटी क्योंकि कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल द टैक्सेस, इट विल सबज्यूम नॉट ओनली वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज एंड ऑक्ट्रा एक्सेट्रा। सो इस बात को थोड़ा सा हम समझ लें कि जो जीएसटी का रेट है वो इन सब टैक्सों को मिला के एक रेट डिसाइड किया गया, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, और इसमें टैक्स क्रेडिट की उतनी ही सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है क्योंकि अमाउंट हमें ज़्यादा मिलने वाला है। अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आप ये भी इस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे कि जीएसटी के अंदर टैक्स क्रेडिट का स्कोप सिर्फ इसी वजह से नहीं बढ़ा कि इसका रेट कंबाइन है ऑल टैक्सेस से, और सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर को भी वैट का क्रेडिट मिल जाएगा और वैट के डीलर को सर्विस टैक्स और एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा, which will be subsumed now in GST, so GST will be one law। इसके अलावा भी अगर आप GST को देखें तो टैक्स क्रेडिट का महत्व और भी कई वजह से बढ़ गया है। अगर हम यहाँ कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स हैज बीन डिफाइंड एनी गुड्स द वैल्यू ऑफ विच हैज बीन कैपिटलाइज्ड एंड विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसी तरह से इनपुट को डिफाइन किया गया। इनपुट मीन्स any goods other than capital goods which are used or intended to be used in the course of furtherance of business। इसी तरह से इनपुट सर्विस को डिफाइन किया गया, any service used or intended to be used in the course of furtherance of business। अगर आप तीनों डेफिनेशंस को देखेंगे तो एक चीज बड़ी कॉमन है और वो है used or intended to be used and in the course of furtherance of business। used or intended to be used की सिग्निफिकेंस ये है
कि आपको क्रेडिट इन द मंथ ऑफ परचेज मिल जाएगा, इवन इफ दोज गुड्स आर नॉट यूज्ड प्रेजेंटली बट दे आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड, एंड दिस लैंग्वेज मेक्स इट क्लियर। और इसको दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तब भी आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सरकार क्रेडिट मैकेनिज्म को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना चाह रही है। और जब ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना चाह रही है और एक आदमी ने, लेटर से मिस्टर ए ने 10 कंप्यूटर बेचे और आप मिस्टर बी ने उसका क्रेडिट लिया और आप इस ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको इंटेंडेड टू बी यूज का बेनिफिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जब जब वो यूज करेगा तब अगर आप क्रेडिट देंगे तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एनीवे रीजन कुछ भी हो, अब जब भी आप माल खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या अदर गुड्स हो, आपका पूरा उसको क्रेडिट उसी मंथ ऑफ परचेज में मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन व्हिच वी विल डिस्कस। अब लुकिंग टू द फैक्ट दैट द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इनपुट एंड इनपुट सर्विस बहुत वाइड है, क्रेडिट का स्कोप और भी बढ़ गया। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, द मीनिंग फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, द टर्म व्हिच हैज बीन यूज्ड इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। It is not only for the purpose of carrying out the business, but even for the furtherance of business, whatever services or goods you are receiving, you are entitled for the credit. What does it mean? Furtherance of business का मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। Let us say there is a pharma company, और उस फार्मा कंपनी ने नई ड्रग्स डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कुछ गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं, इनवर्ड सप्लाईज है, उनको क्रेडिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दे आर नॉट द ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17, जो हम अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो इन दी जीएसटी डिजाइन द स्कोप ऑफ क्रेडिट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। इट इज कंबाइंड क्रेडिट ऑफ वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज। द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स इज मच वाइडर एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मीनिंग्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली they are allowed when they are used or intended to be used and in the course of furtherance of business। ऑफ कोर्स यही एक रूल्स हैं जहां एसएससी को बेनिफिट मिलता है। पास्ट में भी इसमें बहुत लिटिगेशन थी, इवन दो द लॉ हैज बिकम क्वाइट सिंपलर नाउ, बट स्टिल आई पर्सनली फील देयर कैन बी लिटिगेशन सो फॉर क्रेडिट पार्ट इज कंसर्न। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कंडीशंस की कि आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बीच में मैंने आपको उस बैकग्राउंड को बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है। अब हम फिर प्रोसीजर्स पे चलते हैं। तो पहली कंडीशन है, यू शुड हैव ए इनवॉइस issued by the supplier of goods and services, or you may call it debit note, credit note, or by whatever name you want to call it. It must contain the particulars which has been prescribed in the invoice rules, so it is a document on the basis of which you can claim the credit. दूसरी जो बहुत important चीज है जिसकी हमने बात की, you must receive those goods and services. Receipt of goods and services is really important, meaning thereby it should not be only a paper transaction। मैंने सिर्फ किसी से इनवॉइस ले लिया without receiving the goods and services, I am not entitled for the credit, rather I can be subject to prosecution। अगर आप सर्विस टैक्स में प्रेजेंट लॉ में देखें तो 89(1) में दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर प्रोसिक्यूशन, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। You are entitled for the credit only when the goods and services are being actually purchased for the purpose of business. So merely having an invoice will not entitle you to claim the credit thereof. So meaning thereby you have to have a duty paying document, you must receive the goods and services. And third condition, which is new in this law and really cumbersome and against the settled principle of law. Settled principle of law is buyer cannot be penalized for the fault committed by the seller, but in GST they have put up a specific condition that you will be entitled to the credit only when the payment for such tax has been made by the supplier of goods and services. So this is another third condition which you need to satisfy. And the fourth condition is that you must have furnished the return in terms of GST provisions. So to conclude, now I am concluding the section 16(1) which put up a condition for claim of credit, और ये 4 कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन ये है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट, सच गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय यू। थर्ड इज यू मस्ट हैव मेड पेमेंट देयरऑफ बाय द सप्लायर टू द डिपार्टमेंट, एंड फाइनली यू मस्ट हैव फर्निश्ड द सर्विस टैक्स रिटर्न्स। अब हम दूसरे प्रावधान में चलते हैं 16(2) में, जो ये कहता है कि अगर आपको क्रेडिट मिल जाएगा व्हेन यू हैव परचेज्ड दोज गुड्स एंड सर्विसेज
let us say in the month of April, you are entitled for the credit in the month of April itself. There is no doubt. But in order to improve the position of the small scale and medium enterprises, it has been put a condition that you have to make a payment for such goods and services within 180 days from the date of receipt of invoice. जिस दिन आपको इनवॉइस आता है उसके 6 महीने में आपको उसकी पेमेंट करनी है. अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो ये क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा और फॉलोइंग मंथ में आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा. And once it will be added, then you will be liable to pay interest also from the day when you have claimed the credit. But इतनी अच्छी बात और कह दी उन्होंने कि जब आप पेमेंट करेंगे, लेट अस से आप 1 साल के बाद पेमेंट करते हैं, तो जिस महीने में आप पेमेंट करेंगे उस महीने में ये क्रेडिट आपको दोबारा मिल जाएगा. कैपिटल गुड्स के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो अमाउंट का टैक्स आपने दिया, अगर उस अमाउंट को आपने कैपिटलाइज कर लिया इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस पर डेप्रिसिएशन ले लिया, तो उस अमाउंट का आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये बात बड़ी ध्यान से समझने और सोचने वाली है कि ड्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेगा. मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ. लेट अस से आपने एक 1 लाख की मशीन ली, उसके ऊपर 18 लाख रुपए जीएसटी है. तो अगर आपने 18 लाख का क्रेडिट क्लेम करना है तो यू हैव टू कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ मशीन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 1 लाख रुपीज एंड देन 18 लाख विल बी अवेलेबल टू यू एज ए क्रेडिट. बट कहीं आपने उसको 1,18,000 से कैपिटलाइज कर दिया और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो उस 18,000 का क्रेडिट आप लूज कर देंगे, वो आपको नहीं मिलेगा. अब दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि इस क्रेडिट को क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है. टाइम लिमिट बहुत लंबी पीरियड दिया गया है, ऐसा नहीं है. बट येस, इट विल डिपेंड इन विच मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू आर बाइंग सच इनपुट एंड कैपिटल गुड्स ऑन विच यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द क्रेडिट. इनफैक्ट जो इस फाइनेंशियल ईयर में आपने परचेजेस की हैं उसका क्रेडिट आपको फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रिटर्न फाइल करने में जो जल्दी होगा उस दिन पे आपको क्लेम करना. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट अस से दिस एक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017. आपने अगस्त के महीने में एक क्रेडिट कुछ इनपुट खरीदे या कैपिटल गुड्स खरीदी जिसका आपको क्रेडिट लेना है, तो वो क्रेडिट आप अगले फाइनेंशियल ईयर में, दैट मीन 18-19, 20 अक्टूबर 2019 या एनुअल रिटर्न जिस दिन आप फाइल करेंगे उससे जो डेट अर्लियर होगी तब तक आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. अब हम फ्रेंड्स अगले प्रावधान की तरफ चलेंगे जो सेक्शन 17 है, जो डील करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट और कुछ क्रेडिट को ब्लॉक्स करता है. जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी थी इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की, उसके केस में सबका क्रेडिट नहीं मिलेगा. कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स के लिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो इस सेक्शन में डील की गई है. पहली बात हम करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट. सेक्शन 17 की कुछ क्लासेज ये कहती हैं कि अगर आपने कोई इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स ली और आपने उसको यूज किया नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस बट फॉर अदर देन बिजनेस पर्पजेस, या you are engaged into a business where you are making a taxable supplies as well as zero rated supplies, that means export, and exempted supplies as well. तो इन दोनों केसेस में आपको उस टैक्स क्रेडिट को अपोर्शन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रूल्स 2017 which are draft rule right now, which has been shared and which are based on the concept that any credit which is attributed wholly to the exempted service shall not be available. Full credit shall be available to the tax which is attributable for the supply of taxable services and common has to be apportioned. अब इस श्रृंखला में जो जीएसटी की इस टॉपिक में बोल रहे हैं इसके ऊपर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि उसको अपोर्शन करना पड़ेगा whenever you are engaged into the exempted services or whenever you are using the goods and services for other than business services. And then in the case of banking and financial services,
Like presently in the service tax law also, they have been given an option either to proportionally reverse the credit in terms of presently Senate Credit Rules 2004 and in GST under GST credit rules, or they can claim 50% of the credit which is available for the month of for a particular month for discharge of your liability. So that facility which is being given to the banking and financial institutions including the bank is continued इवन इन जीएसटी। अब हम बात करेंगे उन आइटमों का जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिलना है। पहली 17(5) सेक्शन है, वो पहले कहता है कि मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, उसमें भी 4 एक्सेप्शन है। मीनिंग देयर बाय इन दिस 4 केसेस ओनली यू कैन एंटाइटल्ड टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और कन्वेंसेस। एक, जब आप उस मोटर व्हीकल और कन्वेंस के डीलर हैं और उसको खरीद के आप बेच रहे हैं। दूसरा, जब ये मोटर व्हीकल या कन्वेंस आर एंगेज इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। और तीसरा, जब ये गुड्स किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल हो रही है, जैसे मोटर ट्रेनिंग कॉलेज है तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा व्हेन दे आर यूजिंग दिस व्हीकल्स फॉर द पर्पस ऑफ providing training to the students. Barring that, मोटर व्हीकल और कन्वेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप बात समझ लें कि सब प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आर्किटेक्ट हो, उनको कारों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इफ ए पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, रेंट ए कैब एक्सेट्रा, दे कैन क्लेम इट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स उनको क्लेम हो सकता है, या डीलर्स ऑफ दोज मोटर व्हीकल्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द क्रेडिट। दूसरा जो क्रेडिट इसमें मना किया गया है वो है सर्विसेज जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती हैं, जैसे मेंबरशिप ऑफ ए क्लब है, हेल्थ है, फिटनेस सेंटर है। तीसरा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज के लिए भी एक कंडीशंस लगाई गई हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट मिलेगा व्हेन यू आर एंगेज इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। और अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को अपनी ऑफिस या अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए लिया है तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और चौथी रिस्ट्रिक्शंस है विच आर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दें फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन ओनली यू हैव बीन debarred from claiming the credit on works contract. Even when you are buying the goods yourself or you are engaging the contractor to provide the services, in that case also the same principle shall apply. You will not be entitled to claim the credit of GST on the goods and services which have been used for the formation of immovable property except plant and machinery. पांचवा, दोस्तों, जो भी कंपोजिशन डीलर हैं दे आर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो जब आप उनसे माल खरीदते हैं तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तीसरा, नॉन रेजिडेंट पर्सन्स को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर इंपोर्ट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप गुड्स खरीद रहे हैं वो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 8वीं कंडीशन उन्होंने लगाई, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ। इन केसेस में भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जब आप गुड्स को सैंपल से या गिफ्ट में देते हैं तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए एक फार्मा कंपनी कुछ डॉक्टर्स को मेडिसिन गिफ्ट में देती है, तो उसकी परचेज पे जो भी उन्होंने क्रेडिट लिया या जो भी इनपुट यूज हुए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दोज मेडिसिन, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। इसी तरह से गुड्स लॉस्ट, कुछ आपका नुकसान हो गया, चोरी हो गई, डैमेज हो गया किसी भी अननेचुरल रीजन की वजह से, तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका रीजन सिंपल है कि व्हेन यू फाइल ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ दोज गुड्स, even the GST shall form part of your claim and that will be reimbursed by the insurance company. So there should not be allowed a double benefit to the assessee. That is one of the reason. हाँ, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, जो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर क्लैरिटी करे। If there are certain product which lost certain quantities because of their nature, for example, there can be a evaporation loss in the case of petroleum product. मैं मानता हूँ कि petroleum product आज GST में नहीं है, पर जब भी वो आएंगे उस टाइम पे क्या उसका भी मुझे लॉस रिवर्स करना पड़ेगा।
या अगर हम एग्जिस्टिंग जीएसटी की बात करें तो एक केमिस्ट जिसकी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, या एक केमिकल डीलर जिसका केमिकल टाइम की वजह से या किसी वजह से एक्सपायर हो जाता है, क्या उसको भी वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? इन माई हम्बल ओपिनियन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है दैट इज गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ, ये अननेचुरल लॉसेस की तरफ इंडिकेट करती है। और गिफ्ट और सैंपल एक दूसरी तरह की एक ट्रांजैक्शन है जिसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं। और तीसरा ये भी कहा गया कि अगर आपने कोई जीएसटी नहीं दिया तो वो जीएसटी की रिकवरी होती है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी लॉ, और वो जीएसटी की नॉन पेमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड एक्सेट्रा थी, तो इवन इन दैट सिचुएशन द क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। तो सेक्शन 16 और 17 को डील करने के बाद अब हम सेक्शन 18 की तरफ चलेंगे। और सेक्शन 18 जो बात करता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब हम इसकी एक एक क्लॉज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इट्स ए इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम पहले सेक्शन 18 सब क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। अगर आप एक व्यापार शुरू करते हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो आप सबको पता है कि जीएसटी में लिमिट 20 लाख है जनरली और 10 लाख स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए। और जब आपका टर्नओवर उस टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो यू हैव टू सीक रजिस्ट्रेशन। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, व्यापार आप पहले से कर रहे हैं, तो जिस दिन आपकी लायबिलिटी बनती है, लेट अस से आई स्टार्ट माय बिजनेस इन 2017, माय 20 लाख टर्नओवर एक्सीड्स ऑन 1 दिसंबर 2017। तो मैं बिजनेस पहले भी कर रहा था, तो 30 नवंबर को भी मेरे पास कुछ ना कुछ स्टॉक होगा। तो ऑब्वियसली सरकार ये कहती है कि अगर आप लायबल हो गए 1 दिसंबर को, आपने विद इन 30 डेज उसको अप्लाई कर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई, तो जो 30 नवंबर का स्टॉक है उसका भी क्रेडिट आपको जीएसटी में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू शुड हैव प्रॉपर इनवॉइसेस फॉर द परचेज ऑफ दैट स्टॉक एंड दैट इनवॉइस शुड नॉट बी मोर देन 12 months old. I am once again repeating, you should have a proper invoice and that invoice should not be more than 12 months old. और आपको क्रेडिट किसका मिलेगा? इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों चीज़ों का आपको क्रेडिट मिल जाएगा ऑन दी मटेरियल विच यू आर होल्डिंग प्रायर टू द डेट ऑफ लायबल टू पे टैक्स। इस एग्जाम्पल में जब मैंने 1 दिसंबर की बात की कि आपकी लायबिलिटी है, तो आपको 30 नवंबर के स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील करता हूँ जो मुझे सिर्फ इंडस्ट्री को ही बेचने हैं, तो मेरा टर्नओवर भले ही 20 लाख नहीं हो, उस इंडस्ट्री को टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इनवॉइस चाहिए। तो हो सकता है मैं इस बात का इंतज़ार नहीं करूँ कि मेरी लिमिट 20 लाख क्रॉस हो जाएगी तब मैं नंबर अप्लाई करूँगा। आई कैन मेक एन एप्लीकेशन इवन वॉलंटरली प्रायर टू द टर्नओवर when it exceeds the taxable quantum, meaning thereby, मैंने इसी एग्जांपल को लेते हैं जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया। मैंने काम शुरू किया जुलाई 17 में और मेरा 15 जुलाई को ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे सब कस्टमर्स को इनवॉइस चाहिए, आई वांट टू सीक रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन मिलता है उस दिन मेरे पास जो स्टॉक होगा उसका क्रेडिट मुझे इस धारा में मिल जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आई हैव बीन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम आप सबको पता है, इट्स स्कीम वेयरइन यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द क्रेडिट। आप कंसेशनल रेट पर टैक्स देते हैं, उसके रेट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। मैन्युफैक्चरर के लिए 2.5, ट्रेडर्स के लिए 1 और रेस्टोरेंट के लिए भी 2.5। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सब कंपोजिशन स्कीम डीलर्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि उनका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए। और अगर एक कंपोजिशन डीलर का वो टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो वो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा। एंड वंस ही विल कम आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, ही हैज़ टू डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी एट रेगुलर रेट। जब उसको रेगुलर रेट पे ये लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, तो जो उसने स्टॉक पहले खरीदा हुआ था, जो कंपोजिशन पीरियड में था और उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता था, उस स्टॉक को भी, जो स्टॉक इनपुट का होगा
या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स का होगा या कैपिटल गुड्स का होगा, which will be reduced by a specified percentage. Now that percentage has been defined to be 5% per quarter. उन सब का क्रेडिट मिल जाएगा. Again I am repeating, if I shift from composition dealer to regular rate, so the stock which I is having on the day when I start discharging the liability under regular rate, I am entitled for the credit under this clause. Then there may be a situation कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहा हूँ विच आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर GST, बट देन ऑल ऑफ ए सडन द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि नहीं, इस प्रोडक्ट पे या इस सर्विस पे भी टैक्स आगे लगाना है. और जब वो टैक्स आगे उस प्रोडक्ट पे लगाएंगे, और जब मैं एग्जम्प्ट थी वो प्रोडक्ट और मैं वो प्रोडक्ट खरीद रहा था या सर्विसेज ले रहा था, तो मुझे उसके स्टॉक पे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, बिकॉज आई वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर GST. नाउ बिकॉज those goods and services become taxable, and if I am having any stock of input, again inputs contained in semi-finished goods or stock of finished goods or capital goods, then again I am entitled for the credit. So far as capital goods are concerned, उनका क्रेडिट रिड्यूस होगा 5% पर क्वार्टर के हिसाब से. दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज टेकन द लाइफ ऑफ ए कैपिटल एसेट अप्रॉक्सीमेटली 5 years. According to my opinion, fine. It may be beneficial to someone, it may be against someone, but in any case, one law has been made. So that means there is a clarity in the subject. But इन चारों conditions में जो अभी हमने डिस्कस की, number 1, when I have become liable to pay GST. Number 2, when I am seeking voluntary registration. Number 3, when I am shifting from composition scheme to regular rate. And number 4, when I was dealing in exempted goods and services which will become taxable from a specified date. In all the 4 situations, I am entitled for the credit of stock. And one condition which is common to all the 4 situations is that I must have it proper invoices for which I intend to claim the credit, and those invoices should not be more than 12 months old. अब हम अगर बात करते हैं धारा 3 में, तो ये सिचुएशन जो मैंने 3 और 4 डील की थी वो रिवर्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डीलिंग इन सर्टेन प्रोडक्ट्स which were subject to GST, but they have been exempted by the government. Similarly, I was paying tax under regular rate, but due to some reason, I want to go and opt for the composition scheme. In that situation, जो मेरे पास स्टॉक होगा, मुझे उसका क्रेडिट रिवर्स करना होगा. वो मैं रिवर्सल अपने क्रेडिट बैलेंस से भी कर सकता हूँ, या अगर कोई डिफरेंस है तो उसको कैश में कर सकता हूँ. और अगर रिवर्सल करने के बाद कुछ क्रेडिट अभी भी बच जाता है तो वो लैप्स हो जाएगा और वो नहीं मिलेगा. सो नाउ आई हैव डेल्ट विद 2 सिचुएशन विच आई एम अगेन रिपीटिंग, वेयर आई हैव टू रिवर्स द क्रेडिट, आई एम नॉट टू क्लेम द क्रेडिट. और ये 2 सिचुएशंस बड़ी लॉजिकल हैं. जैसे मैंने आपसे कहा, इफ आई हैव बीन डीलिंग इन एग्जम्प्टेड, आई एम डीलिंग इन टैक्सेबल गुड्स विच हैज बीन एग्जम्प्टेड, और आई हैव बीन पेइंग टैक्स एट रेगुलर रेट and I shift to composition scheme. Then friends, what is really important is the removal of capital goods. Once I remove the capital goods on which I have claimed the credit, then in terms of Schedule 1, it will be treated as a supply and I am liable to pay the tax. और अगर मान लीजिए मैं with consideration भी उसको मूव करता हूँ, तो जिस कैपिटल गुड्स पे मैंने क्रेडिट लिया था, पहले तो सरकार ये कहती है कि 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसकी वैल्यू को कम किया जाएगा, और अगर ट्रांजैक्शनल वैल्यू जिस पे वो बिकी है दैट इज मोर देन द अमाउंट विच वी अराइव एट आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर ऑन द परसेंटेज बेसिस, देन विच एवर इज हायर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू पे दैट अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट. नाउ coming to the next section, and that next section deals with the subject when a manufacturer shift his material to the job worker, and that material may be for further processing, for testing, it may be raw material, it may be semi-finished goods, it may be finished goods,
इन सब में एक प्रिंसिपल बड़ा कॉमन है कि मुझे वो मटेरियल अगर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड अंडर द लॉ इट कम्स बैक टू मी तो मुझे क्रेडिट की रिवर्सल की जरूरत नहीं है। दूसरा, एज ए मैन्युफैक्चरर मैं वो गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ जीएसटी क्लियर भी कर सकता हूँ उसकी प्रीमाइसिस से, या मैं उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ अंडर बॉन्ड फ्रॉम द प्रीमाइसिस ऑफ द जॉब वर्कर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एंड मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली सिचुएशन अंडर जीएसटी लॉ वेयर इन आई कैन मूव द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। बट अगर आप देखें तो जीएसटी रिजाइम में पूरी ट्रांजैक्शंस को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वन इज इंट्रास्टेट एंड अदर इज इंट्रास्टेट। व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई is within the same state, it is an intrastate sale, and when the location of the supplier and place of supply is in a different state, then say interstate supply. In both the cases you have to pay the tax, and we all know that once the VAT was introduced in this country, all local statutory forms were abolished, and with the implementation of GST, all central statutory forms like C form, concessional rate by the traders, D form by the government, then E form during the movement of goods, F form stock transfer, H form, I and J used by the SEZ, etc. All these forms shall be abolished. So meaning thereby, whenever I am moving the goods, I am supposed to pay the GST. There is not even a single situation. And more importantly, if you go by the definition of taxable person in Schedule 1, even self-supply is taxable. If I am having an establishment in another state or I am having within the one state more than one registration, then the transaction between these two numbers under the same PAN is also subject to GST. So this is the only situation when I can move the material without payment of GST to the job worker, and as per this section, the material must come back to me within the period specified in this section, failing which it shall be treated as a supply and subject to GST. Now friends, we are moving to another interesting topic, that is input service distributor, which is also a part of tax credit mechanism. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है क्या। Input service distributor is an office of the service provider or a supplier of goods who may or may not be providing those goods and services from that office, but they are receiving the invoices which are common from various services and the credit is available in that office. I can understand कंसेप्ट शायद आपको अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं इसको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ तो शायद आपको ये बात समझ में आएगी। In the context of service provider, let us say Ashok Batra is a chartered accountant. He is having 5 offices in this country: Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and Bangalore. अब वो 5 ऑफिस हैं, मिस्टर बत्रा दिल्ली में बैठते हैं, तो सारे इनवॉइसेस जो हैं वो दिल्ली ऑफिस में आ जाते हैं। जब सारे इनवॉइसेस दिल्ली ऑफिस में आते हैं, क्रेडिट दिल्ली ऑफिस में मिलता है और वो रजिस्टर्ड हर जगह पे इंडिपेंडेंटली है, और जीएसटी में तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट वैसे भी खत्म हो गया है, तो वो रजिस्टर्ड है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड बेंगलोर 5 जगह पे। सारा क्रेडिट एक्यूमुलेट होता है दिल्ली में। एज ए रिजल्ट ऑफ विच लेट अस से दिल्ली की लायबिलिटी है 100 रुपये, यहाँ क्रेडिट एक्यूमुलेट हो गया 105 रुपये का, तो मेरा यहाँ 5 रुपये में रिफंड बनेगा, whereas I am liable to pay GST in Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, that is other 4 offices। तो इस बात को मिनिमाइज करने के लिए और ये देखने के लिए कि एक ऑफिस में आपको रिफंड क्लेम करना पड़े, दूसरे ऑफिस में पेमेंट करनी पड़े और दोनों ऑफिस एक ही पैन नंबर के अंडर हों, तो सरकार ने ये कंसेप्ट निकाला था ISD का, जिसका मतलब था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मीनिंग देयर बाय Ashok Batra can distribute the credit of 105 rupees to its various offices, let us say Bombay, Calcutta, Madras and Bangalore, and then the problem of claiming refund from Delhi is also gone, and I can pay the tax in other offices also,
as a result of which my working capital is not blocked. I need not look at the department for claiming a refund. और दूसरा, सरकार को भी ये फायदा है कि उनको भी रिफंड की एप्लीकेशन में डील नहीं करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं आएगी, और they will not accumulate the tax more than what they are liable to collect in particular one situation, whereas they were collecting full tax under the situation. तो इस कंसेप्ट के लिए ISD का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ISD एक ऑफिस है सर्विस प्रोवाइडर का या सप्लायर ऑफ गुड्स का, जहां उसको कॉमन सर्विसेज के इनवॉइसेस मिलते हैं और वो उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मीनिंग देयरबाय, इफ आई एम रजिस्टर्ड एज ए सर्विस प्रोवाइडर और एज ए सप्लायर ऑफ गुड्स इन दिल्ली, then I am receiving invoices for common services or goods which are used across the offices which I am having pan India. Then I have to seek two registration in Delhi. One as a supplier of goods and services, and secondly as a input service distributor. And then I am permitted to distribute the credit which I am availing in Delhi, which belongs to common offices, to my other offices. और ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है, इसके लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट मोर देन व्हाट यू हैव रिसीव्ड। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, इट इज़ वेरी लॉजिकल कंडीशन ऑल्सो। अगर ISD ने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की हैं जिसके ऊपर उन्होंने 500 रुपये का क्रेडिट दिया है, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 500 रुपीज। सेकेंड रूल इज, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एन ऑफिस फ्रॉम वेयर यू आर प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विसेज। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब क्रेडिट रूल्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं, और क्रेडिट रूल्स में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि एनी सर्विस विच इज बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब मैं एग्जम्प्टेड सप्लाईज में इन्वॉल्व हूँ और उस ऑफिस का कोई क्रेडिट है, so that cannot be distributed. Again, in my humble submission, is a very logical, just and equitable condition. Third condition ये लगाई गई है, let us say कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरी 10 फैक्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, और उसमें से 4 फैक्ट्री सदर्न इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, और मैं एक एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, और उस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ उन 4 फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट में एडवर्टाइज करता हूँ। अब ये जो क्रेडिट है, आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू माई 6 other factories which are not at all involved in that advertisement. This advertisement belongs to my 4 factories which are in South India. So let us say मैंने 100 रुपये का क्रेडिट अगर उस एडवर्टाइजमेंट पे दिया है, तो ये 100 रुपये का क्रेडिट will be distributed to my 4 factories in South India in proportion of their turnover made from those factories. और अगर किसी वजह से वो टर्नओवर अवेलेबल नहीं है, तो लॉ ने उसका एक अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है कि आप पिछले क्वार्टर में जहां वो चारों का टर्नओवर अवेलेबल था, आप उसके हिसाब से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चौथी कंडीशन ये है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, अगर मैंने 100 रुपये का क्रेडिट एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया और वो एडवर्टाइजमेंट पैन इंडिया पे गई और 10 फैक्ट्री से रिलेटेड थी, तो मुझे ये क्रेडिट 10 फैक्ट्री को distribute permissible है in the turnover which they bear proportionately. Let us say my total turnover was 100 rupees and Bombay factory was contributing 20%. So 20% of the credit will be shifted to the Bombay factory and rest 80 in the same proportion in which they contribute to the total turnover, उसमें वो distribute होगा। दोस्तों, ये concept था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। तो आज इस अंक में हमने टैक्स क्रेडिट की बात सुनी और इसको मैं थोड़ा सा समराइज मैनर में कंक्लूड करना चाहूँगा कि टैक्स क्रेडिट एक करंट एसेट है जिसका ना क्लेम करने से मुझे मिनिमम 70% लॉस होता है। जीएसटी में इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है बिकॉज द रेट ऑफ जीएसटी रिप्रेजेंट ऑल द टैक्सेस, इट अवॉइड्स द कॉस्ट कटिंग इफेक्ट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट।
और उसके लिए इसमें 16 से 21 तक सेक्शन लगाए गए हैं। 16 सेक्शन मेन कंडीशंस की बात करता है, 17 सेक्शन अपॉर्शनमेंट और ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, 18 सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात करता है, 19 जॉब वर्कर की बात करता है, 22 आईएसडी की बात करता है और 20 आईएसडी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। 21 सेक्शन में बहुत बड़ी इनोवेशन है। ये लास्ट सेक्शन है, मैं लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग लॉ में जब आईएसडी कुछ क्रेडिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करता था तो एक क्वेश्चन आता था कि जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट हुआ, इसके लिए जो रिकवरी करनी है, should it be done from the ISD or from the unit to whom that excess credit has been given in defiance of the law? वो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, उस पर लिटिगेशन चल रही है बहुत सारी, लेकिन इस लॉ में बहुत अच्छी क्लैरिटी ला दी गई कि अगर मैं ISD एज ए ISD मैं क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो किसी यूनिट को मैं ज़्यादा क्रेडिट दे देता हूँ एंड द डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट टू दैट, then the recovery proceeding and show cause notice etc. has to be issued to that office only to whom the excess credit has been given. ISD cannot be charged with the show cause notice and recovery of the credit. It is very good thing, right or wrong, that is not the point. The point is now there is absolute clarity in the law that any office who is receiving the credit more than what he was entitled to receive can be served with the notice for the recovery of that excess credit by the department. दोस्तों, ये चैप्टर 5 में टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन थे इन जीएसटी, जिस पे हमने आज वार्तालाप की, डिस्कशन किया। अब हम एक और प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करेंगे, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।